वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रिसर्च सेंटर में रामचंद्र जी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। योगी आदित्यनाथ ने यहां 7 फुट ऊंची राम जी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। उसके बाद सीएम ने राम जन्मभूमि न्यास के सदर नृत्य गोपाल दास की सालगिरह के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल दुनिया में 2 बड़े वाकयात पेश आए, एक मोदी हुकूमत का दोबारा इक़्तिदार में आना और दूसरा प्रयागराज कुंभ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम चुनाव में लोगों ने मनफी सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि 1948 के बाद से तश्कील पाई हुकूमतों ने राम के नाम से परहेज किया। योगी ने कहा कि राम के नाम से अयोध्या की पहचान है। मतदाता जागरूक है, अपने आदर्शों के लिए और अपने अधिकारों के लिए भी वह सतर्क है। इस बात का उदाहरण लोकतंत्र के इस महापर्व के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भी और देश के मतदाताओं ने भी देने का कार्य किया है। जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे थे, विध्वंसात्मक राजनीति कर रहे थे, वे सभी लोग इस चुनाव में जनता के द्वारा खारिज कर दिए गए। हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि सीएम योगी या बीजेपी ने जो अवाम से वादा किया था उसे पूरा करे। अयोध्या में लकड़ी की मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा। पूरा नहीं कि बीजेपी अपने एजेंडा में हर बार राम मंदिर का मुद्दा वो करती है और मुखरता से बात को कहती है कि हर राम मंदिर हम बनाएंगे या हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है और इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 5 साल तक जो सरकार रही मोदी सरकार, उसने कोई प्रयास नहीं किए, कोई भी ठोस कार्य नहीं किए जिसे हमें लगे कि राम मंदिर के लिए प्रयास उन्होंने किए। यहाँ तक कि पक्षकारों को बुला करके बात तक भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग खुद उसमें पक्षकार हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब तो मध्यस्थता चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार अगर जो अब फिर प्रचंड बहुमत में आई है, इसीलिए आई है कि ऐसा लगता है कि जो सालों सालों से ये राम मंदिर का मुद्दा है, ये समाधान इनके कार्यकाल में हो जाएगा। गुजरात में पटेल जी की प्रतिमा कितनी ऊँची बनी है, अच्छी है, बनना चाहिए, लेकिन हमें लगता है ऊँची ऊँची बननी चाहिए भगवान श्री राम की प्रतिमा और उस अयोध्या जी में। तो ये जो छोटी प्रतिमा, काष्ठ की प्रतिमा बना करके, हमें लगता है वो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश और पूरे विश्व में भगवान श्री राम की प्रतिमाएं हैं, लोग उनको आस्था और श्रद्धा से पूजते हैं और भगवान मानते, इसलिए रामलला पे भव्य मंदिर निर्माण के प्रयास इनको करने चाहिए और ठोस प्रयास करना चाहिए इसको। अभी देखिए ममता बनर्जी को लोग जय श्री राम लिख करके बीजेपी ने अभियान चालू किया है। भगवान श्री राम उदार है और सबके लिए है। आप सिर्फ इस राम जी का इस्तेमाल करो चुनाव के लिए, राम जी का इस्तेमाल करो किसी महिला को या कोई मुख्यमंत्री किसी को चिढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भगवान का अपमान है। आप अगर जो थोड़ी सी भी आस्था है तो बीजेपी कार्यकर्ता अगर वास्तव में राम भक्त हैं, सब राम भक्त, तो अब मोदी सरकार को जय श्री राम लिख के भेजे और इनको भेजने की आवश्यकता है, इधर उधर न घुमाए। ममता बनर्जी क्या करेंगी? हमें तो राम मंदिर से मतलब है ना, तो सरकार आपने वादा किया था राम मंदिर के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजे कि राम मंदिर कब बना रहे हैं, उनको जैसे राम अब वो करने की आवश्यकता है। तो इधर उधर डाइवर्ट करने से कोई लाभ नहीं है। हमें मुख्य विषय है कि रामलला पे भव्य राम मंदिर का निर्माण कब हो रहा है। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की के कत्ल के मामले में अब तक 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। एक मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुलजिमीन के खिलाफ कौमी सलामती कानून के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार का कहना है कि बच्ची की इस्मत दरी से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में फिलहाल 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वाज़ेह है कि इससे कबल अलीगढ़ पुलिस ने लड़की की इस्मत दरी होने से इनकार किया था। चूँकि 72 घंटे से पुराना ये शव था डॉक्टर के पीएम रिपोर्ट के आधार पर, और पीएम रिपोर्ट में शॉक एंड हेमरेज एज कॉज ऑफ डेथ आई है। कई चीज़ें चूँकि बॉडी में पुट्रिफिकेशन हो गया था और मैगट्स की भी एंट्री बताई गई है, तो वेजाइनल स्वैब को भी हम लोग ने एफएसएल लैब को भेजा है और सारी चीज़ें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई हैं उसके आधार पर जो भी कंफर्मेटरी टेस्ट हैं कराए जा रहे हैं। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की के कत्ल मामले में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कहना है कि रियासत में जराइम पेशा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में कानून की बालादस्ती है। जी, दावे नहीं है, ये सच्चाई है। जितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश या तो भाग गए या ऊपर चले गए हैं। रही ये जो दुर्घटना हुई है,
ये बहुत दुख की खबर है और हम सब बहुत व्यथित हैं। आप जिस तरह से परेशान हैं, हमारे देखने वाले दुखी हैं, उसी तरह से हम सब, चाहे कलाकार हों, चाहे वकील हों, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, कोई भी हो, ये खबर ने हमको अंदर तक झकझोर दिया है। शाहजहांपुर में शराब माफिया की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में माफिया ने न सिर्फ खातून को जान से मारने की धमकी दी है, बल्कि फायरिंग करके दहशत फैलाई है। इस मामले में मुतासरा ने एसपी के दफ्तर पहुंचकर मुलजिमीन की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मकान पे गांव में नागरपाल जहाँ निवासी यहाँ हम शाहजहांपुर में रहते हैं, तो वहाँ गए हुए थे। हमारी माताजी जो है वो सफाई करवा रही थी अपने मकान की, तो ये दारू पी के आया। तो माताजी ने हमारी बोला कि जो है यहाँ पे दारू वगैरह नहीं पियोगे, हमारे चबूतरे पे पीता भी है और निकलवाता भी है। तो कहने लगा कि ये जो है जगह भी कब्जा कर लेंगे और यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। तो हमने 100 नंबर डायल करके पुलिस बुलवाई, तो वहाँ पर वो लोग आए तो हाथ झुटका के ये भाग गया। तो उसके बाद जो है हमने तहरीर दी। दोबारा हम अपने गांव में जब सुबह गए तो ये आया और गाली गलौज करने लगा कि हमारे नाम मुकदमा क्यों करवाया, वापस करो वरना जान से मार देंगे। रामपुर में एक नौजवान की बुरी तरह पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ लोग नौजवान को सरेआम बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं और वहां खड़े लोग तमाशाई बने हुए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इलाके में बेचैनी फैली हुई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिस लड़के की पिटाई हो रही है उस पर लड़की भगाने का केस में शहजाद नगर में केस दर्ज है। वहीं एसपी ने इस वीडियो की जांच करके मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत पटवाई थाने को दी है। एक अधिवक्ता मुझसे मिले थे और उन्होंने एक वीडियो मुझे दिया और ये बताया कि ये उस लड़के की पिटाई हो रही है जिसके खिलाफ थाना शहजाद नगर में 363-66 का मुकदमा लिखा गया है। इसने लड़की भगाने का अपराध किया, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा, वो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन पब्लिक कानून कैसे हाथ में ले सकती है, वो वीडियो मैंने अपने सामने देखा था। और पिटाई का जो स्थान है वो बताया गया कि नदनऊ, वो दूसरा थाना क्षेत्र है पटवाई, वहाँ का है। इस आधार पर मैंने तत्काल प्रभारी निरीक्षक पटवाई को आदेशित कर दिया कि इस मामले में तत्काल जांच करके एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्यवाही करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में सर्जन और प्रिंसिपल के दरमियान हुई मारपीट का खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। यहां डॉक्टर गौरव मिश्रा और प्रिंसिपल अनिल कुमार सिंह के दरमियान हुई हाथापाई की वजह से तीसरे दिन भी जिला अस्पताल की ओपीडी खिदमत मुतासर है और डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की हड़ताल पर रहने की वजह से मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने इंतजामिया को वार्निंग दी है कि अगर मुनासिब कार्रवाई नहीं हुई तो इमरजेंसी खिदमत भी बंद कर दी जाएंगी। हम सुबह 8 बजे से आए हैं। हाँ, अब सब लोग बैठे थे, डॉक्टर लोग वही रहो तो, और मान लो चेकिंग वगैरह हो रही थी, अधिकारी लोग आए थे। किसी ने देखा नहीं आपको? किसी नहीं, बंदा ही है। हाँ, अबे देखो ही नहीं, अब मान लो पर्चे नहीं बन रहे तो देखें कौन। अंदर सीएमएस बैठे हैं, सीएमओ थे, लेकिन उनके सिवा जिनसे हमें कोई ठोस आश्वासन मिल पाता कि डॉक्टर गौरव मिश्रा के खिलाफ एक मुकदमा वापस ले लिया गया, वो झूठा पाया गया, और दूसरा मुकदमा वापस क्यों नहीं लिया गया, जबकि दोनों मुकदमे झूठे थे। एफआईआर जो कराई गई है ये शो करता है कि प्रशासन कहीं से राजनीतिक दबाव में है। लिखी जाती और जांच के बाद एफआईआर में कन्वर्ट होती। डायरेक्ट जरूरी नहीं था कि एफआईआर लिखना। ये पुलिस विभाग का सरकार ने इसमें एस्मा लगा रखा है। परसों जो है एस्मा सरकार ने जारी किया। एस्मा के दौरान हड़ताल करना जो है वो वर्जित है। इसको लेके क्या आपके पास कोई अभी तक कोई सरकार नहीं, हमें इसकी कोई सूचना नहीं मिली एस्मा वाली अभी। कुल मिला के परसों गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है। ये हमको अभी कोई लिखित सूचना नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आपको अवगत नहीं कराया? नहीं, किसी ने अवगत कराया, ना कोई सूचना लिखित आई है हमारे पास। अभी तक हड़ताल का सिर्फ ओपीडी की चल रही है? हाँ, ओपीडी की, बाद की इमरजेंसी सेवाएं भी चल रही हैं और इंडोर भी सारे डॉक्टर्स हमारे जो है अपना राउंड लेते हैं दोनों टाइम। मैं भी लेता हूँ दोनों टाइम राउंड अपना। चिकित्सीय सुविधाएं लगातार चल रही हैं? सिर्फ ओपीडी को छोड़ के पोस्टमार्टम, इमरजेंसी, इंडोर सेवाएं, बाद बाकी सब चल रही, खाली ओपीडी मतलब। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर ओहदेदारों को सख्त हिदायत दी है। नीतीश कुमार ने ओहदेदारों से साफ साफ कहा है कि वो जराइम की रोकथाम को हर हाल में यकीनी बनाएं।
साथ ही वज़ीर आला ने लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले और शराब की सप्लाई में नाकाम रहने वाले ओहदेदारों की पहचान करने को कहा है। मीटिंग के बाद रियासत के डीजीपी ने कहा कि जराइम की रोकथाम को लेकर वज़ीर आला ने कई हिदायत दिए हैं जिन पर बहुत जल्द अमल किया जाएगा और उसके लिए कई तब्दीलियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आईजी और डीआईजी महीने में 10 दिन फील्ड में रहेंगे। समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि स्टेट में पुलिस की सघन गश्ती जारी रखी जाए और इस व्यवस्था को और पक्का किया जाए कि गश्ती अच्छी तरह से हो, हर जगह पुलिस की मौजूदगी नजर आए। वरीय अधिकारी पेट्रोलिंग की स्थिति को फील्ड में खुद जाकर के देखें। डीआईजी हफ्ते में 3 दिन जाके देखें, एसपी हफ्ते में 4 दिन, डीएसपी हफ्ते में 5 दिन खुद से चेक करें कि गश्ती हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रत्येक थाने में एक थाना प्रबंधक की नियुक्ति की जाए जो कि तकनीकी योग्यताधारी, एमबीए योग्यताधारी अधिकारी होंगे, जो थाने की व्यवस्था, रखरखाव, प्रशासन, गाड़ियों की व्यवस्था, टेलीफोन की, बैठकों की, आगंतुकों की, परिसर का मेंटेनेंस और सफाई, ये सारे काम देखेंगे ताकि पुलिस अधिकारियों को पुलिस का काम करने में आसानी हो। से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है उसके कंप्लायंस में कि अनुसंधान को विधि व्यवस्था से अलग किया गया जाए। तो इस संबंध में एक विस्तार से चर्चा हुई और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसे अभी तक पुलिस सिस्टम में पुलिस मैनुअल के हिसाब से क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का एक हायरार्की भी है, एक सिस्टम भी है रिकॉर्ड कीपिंग का, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है। तो ये तय किया गया कि थाना से लेकर के और एडीजी स्तर पुलिस मुख्यालय तक एक इसका फ्रेम बनाया जाए कि जैसे थाना में एक थानेदार होते हैं, उनके नीचे 2 एडिशनल एसएचओ होंगे, तो एक का काम होगा इन्वेस्टिगेशन को देखना, दूसरे का काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को देखना। उसी तरह से बल भी जो होगा, जो पदाधिकारी होंगे उनको भी अलग कर दिया जाएगा। जो अनुसंधान करने वाले हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में नहीं जाएंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले हैं वो अनुसंधान में नहीं जाएंगे कम से कम 3 साल तक। और जब ट्रांसफ़र भी होगा जिला में, यहाँ से वहाँ कहीं भी करना होगा, तो अनुसंधान वाले का ट्रांसफ़र अनुसंधान वाली इकाई में होगा। विधि व्यवस्था संधारण करने वाले पदाधिकारियों का विधि व्यवस्था संधारण करने वाली इकाई में ही होगा। सबसे बड़ी बात हुई है कि अब सारे आईजी लोगों को 30 दिन में से 10 दिन अपने फील्ड में रहना होगा, मतलब अनुमंडल मुख्यालय में उनको कैंप करना होगा। जिला उनके अपने मुख्यालय से बाहर जितने भी, मान लीजिए कि आईजी के पास 10 जिले हैं, तो 10 जिले में हर जिले में हो जाएंगे, एक अनुमंडल का इंस्पेक्शन करेंगे और वहां रात्रि विश्राम भी करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग के बाद डीजीपी ने बताया कि बिहार में 2 जोन की शिनाख्त की गई है जहां जराइम की वारदातें ज्यादा हो रही हैं। डीजीपी के मुताबिक पटना जोन और मुजफ्फरपुर जोन में जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है। स्टेट में जिलों को, जोन को, थानों को चिन्हित कर लिया है कि कौन सा जोन, कौन सा जिला और उस जिला के अंदर भी कौन सा थाना सबसे ज़्यादा अपराध से प्रभावित है। तो हम लोगों के मोटा मोटी एनालिसिस में ये आया कि मुजफ्फरपुर जोन और पटना जोन अपराध की दृष्टि से ज़्यादा संवेदनशील है, ज़्यादा घटनाएं हो रही। तो जो जो जिले चिन्हित किए गए हैं, जो जो थाने चिन्हित किए गए हैं, एक एक जिले में डीजी टीम के लोग जाएंगे और वहाँ जाकर के पूरा गहराई से पर्यवेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, प्रोसीडिंग करेंगे, सस्पेंशन, ट्रांसफ़र, जो भी करना, अच्छे काम करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत भी करना। और पटना से इसकी शुरुआत हो रही है। पटना में टोटल 11 अनुमंडल हैं, उसमें से हम लोगों ने टीम बना दी है, आदेश निकाल दिया है, एक एक एडीजी ऑब्लिक आईजी को हम लोगों ने एक एक अनुमंडल दे दिया है। एक तरफ वजीर आला नीतीश कुमार जराइम पर काबू पाने को लेकर बेहद संजीदा हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के वजीर नीरज कुमार जराइम की बढ़ती वारदातों पर पूछे गए सवाल पर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान देते नजर आए। नालंदा में नीरज कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस क्राइम कंट्रोल से जुड़े हर जाविये पर काम करती है, लेकिन जो लोग हुकूमत पर सवाल खड़े करते हैं वो उनसे
तंत्र मंत्र और टोटका मांगते हैं। सवाल ये उठा है कि क्या इस तरह के संजीदा मसाइल पर वजीर को इस तरह का बयान देना जेब देता है? अपराध नियंत्रित हुआ है। हाँ, आपराधिक घटनाएं होती हैं, वो हमारे लिए चुनौती है। ऐसे जो लोग हमारी आलोचना कानून व्यवस्था के सवाल पर करते हैं, हम उनसे सादर हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अगर कोई मंत्र आपके पास है, कोई यंत्र है, टोटका है, उसको हमको दे दीजिए, हम उसका इस्तेमाल करके लौटा देंगे, जिससे कि अपराध शून्य हो जाए। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट राकेश सिन्हा ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू को सोचना होगा इस पार्टी के कौमी नायब सदर किस किस पार्टी के लिए खिदमत देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को हिंदुस्तानी सियासत की समझ नहीं है और वो सियासत को बाजार की तरह देखते हैं। ममता बनर्जी के लिए काम करने के सवाल पर राकेश सिन्हा ने कहा कि ममता जिसका भी साथ ले ले उनकी हार तय है। ये तो जनता दल यू को सोचना पड़ेगा कि उसके पार्टी के उपाध्यक्ष किस किस पार्टी को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति की समझ उनमें नहीं है। भारतीय राजनीति व्यावसायिकता से नहीं चलती है। ममता बनर्जी चाहे जिसका साथ ले लें, जिसका साथ छोड़ दें, ममता बनर्जी की हार निश्चित है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राहें जुदा होने की पेशकयासियां बहुत हद तक कम हो गई हैं। एनडीए खेमे ने जल्द ही कई आरजेडी लीडरों के पाला बदलने और एनडीए में शमूलियत इख्तियार करने के दावों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस के कई अरकान असेंबली एनडीए के राब्ते में हैं। ये है कि कांग्रेस और राजद के अनेक विधायक एनडीए में के नेताओं के संपर्क में हैं और उम्मीद रखते हैं कि अगला चुनाव कम से कम बेहतरीन पार करने के लिए एनडीए की जरूरत हो सकती है। जहाँ बारिश हो रही है, ऊपर छप्पर है ये नहीं है, तो उसमें शरण लेने कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। अब तो महागठबंधन इस इलेक्शन में खत्म हो गया। विपरीत परिस्थितियों में एका के लिए राजद जाना जाता है और राष्ट्रीय जनता दल की पूंजी भी यही रही है। हम बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और शून्य से शिखर भी तय करना जानते हैं। हमारे यहाँ आसान नहीं है कि एमएलए को कोई बुला ले, एमएलए चल जाए। फतेहपुर में सड़क के किनारे 3 सरकटी लाशें बरामद हुई है, जिससे इलाके में माहौल काफी कशीदा हो गया है। महलूकीन की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन एक नौजवान के गाल पर चाकू से ANP लिखा हुआ है। वाकये के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और हर जाविये से जांच में पुलिस जुट गई है। थाना अंतर्गत जो 4 लेन है उसके बगल में 3 हेड मिलर, उसमें कि 2 पुरुष का प्रतीत होता है और 1 महिला का। बहुत ज़्यादा किसी शार्प औजार से काटा गया है और ANP कुछ लिखा हुआ है उस पर कुरेद कर, तो उस संबंध में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। सहसराम में चौक बाजार में आज जमकर हंगामा हुआ। जिला इंतजामिया की टीम दुकानों पर पॉलिथीन की जांच करने पहुंची थी। इसी दौरान टीम की क़यादत कर रहे सदर SD के साथ धक्का मुक्की की। उसके बाद पुलिस ने दुकानदारों को वहां से भगाया। जिला इंतजामिया को यह खबर मिली थी कि पाबंदी के बावजूद खुलेआम पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके दुकान पे जब छापा मारने गए हम लोग, तो पॉलीथीन लेके भाग रहा था। उसी दौरान 2 लोग जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जो ऑफिसर है, ऑर्डिनेंस ऑफिसर, उन लोगों ने बोला चेक कराओ। उसी दौरान उससे झड़प हुई। झड़प के दौरान उसने कॉलर पकड़ लिया ऑफिसर्स का। इस वजह से उसकी पिटाई 2-4 डंडा पड़ा, उसके बाद छोड़ा। उसके बाद मामला सामने। क्या मामला है? बहुत मामूली सी बात हुई है। इसमें प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह बैंड है, उसी को लेकर के नगर परिषद और बाकी जो पुलिस प्रशासन आदि के द्वारा जो है वो सब छापेमारी हो रही थी। उसी में एक किराना दुकानदार के द्वारा जो है थोड़ा उसमें अनावश्यक रूप से विरोध किया गया और जैसा कि बताया जा रहा है कि उसका एक लड़का था जो उसमें रखे गए पॉलीथीन को लेकर भाग गया और उसी को पकड़ धकड़ में थोड़ा सा बात विवाद हुआ है। इसमें कोई खास बात नहीं है। और
बिहार में उर्दू मुलाजमीन की बहाली का मामला इल्तवा में है। 1765 उर्दू मुलाजमीन की तकर्री का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में काबीना के फैसले के बाद भी अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। उधर इस ताल्लुक से अपोजिशन ने नीतीश हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। वहीं बरसर इक़्तिदार जमात हुकूमत के इस फैसले को तारीखी फैसला बता रही है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के मुताबिक तमाम मरहला पूरा हो चुका है। बलियावी ने कहा कि बहाली की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। जो रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का, उस रिकॉर्ड के तहत वो हमेशा इस तरह के ऐलानात करते हैं और उसको अमली जामा नहीं पहनाए जाते हैं। ये जो निकला है इसमें सब अक़लियतों के लोगों को खुशी है, हमें भी खुशी है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि भाई आपने इतने वैकेंसी निकाली है, लेकिन उस वैकेंसी को अमली जामा पहनाइए। अब इलेक्शन भी ख़त्म हो चुका है, अब इसको देखें कि किस तरह से इन लोगों की बहाली हो जाए। तारीखी कदम होगा कि 25 साल बाद पहली मर्तबा बिहार में नीतीश कुमार जी की क़यादत में 1700 उर्दू मुलाजमीन की बहाली हो रही है। और मैं समझता हूं कि जब सारा काम हो गया है तो अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो तो एक प्रोसेस होता है, डे बाय डे के हिसाब से जो लोग चलते हैं। ये हमारी जो बिहार सरकार की हुकूमत है वो डे बाय डे नहीं, रिजल्ट के हिसाब से चलती है। वो जल्द से जल्द रिजल्ट दे देगी। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।